मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं गायनिकोमैस्टिया के बारे में। अब ये जो गायनिकोमैस्टिया है वो क्या है, सबसे पहले हम इस वर्ड को भूलते हैं, इस शब्द को हम थोड़ा सा इग्नोर करके पहले हम ये सोचेंगे, पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये शब्द आया कहाँ से है। गायनिकोमैस्टिया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ग्रीक में जो दो शब्द होते हैं उस शब्द से मिल करके ये शब्द बना हुआ है। और वो दो शब्द कौन कौन से, देखिए पहला क्या है, पहला है गायनी। अब गायनी का मतलब क्या होता है? गायनी का मतलब होता है औरत, ठीक है, मतलब वुमन, ठीक है। और क्या है? मैस्टिया है, तो यहाँ पे ग्रीक शब्द क्या है? यहाँ पे ग्रीक शब्द है मैस्टोस। क्या है ग्रीक शब्द? मैस्टोस। अब मैस्टोस का मतलब होता है ब्रेस्ट। अब ब्रेस्ट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? स्तन बोलते हैं। तो औरतों में जो स्तन पाया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे साथ में गायनिकोमैस्टिया। हमने यहाँ पे एक वर्ड निकाला। अब उस वर्ड का मतलब क्या है? अब देखिए, अब यहाँ पे ये जो शब्द है ये किससे संबंधित है, ये किससे रिलेटेड है? ये पुरुषों से रिलेटेड है, क्योंकि आपने बहुत सारे पुरुषों को देखा होगा, उनके स्तन में थोड़ा सा उभार देखने को मिलता है और किसी किसी पुरुष में तो बहुत ज्यादा महिलाओं की तरह स्तन देखा जाता है और लगता है कि सेम वैसे ही है उनके बॉडी में, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये एक बीमारी होती है, एक विकार होता है, एक डिसऑर्डर होता है और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं गायनिकोमैस्टिया, जिसमें पुरुषों के स्तन में उभार आने लगता है। अब ये क्यों आता है? क्योंकि बॉडी में कुछ गड़बड़ी होगी तभी तो कुछ होगा आपके बॉडी में। देखिए, जो मेल होता है और जो फीमेल होती है, दोनों के बॉडी में हार्मोन्स पाई जाती है और जो फीमेल होती है उनकी बॉडी में भी हार्मोन्स होती है। और उन हार्मोन्स के कारण, अब पहले हम ये समझेंगे कि हार्मोन क्या है। जिस तरह हमारे ब्लड में, हमारे खून में पूरा जो शरीर है उसमें पूरा ब्लड घूमते रहता है। अब ब्लड में बहुत सारी चीजें होती हैं, लाल रक्त कोशिका होती है, आरबीसी जिसको हम बोलते हैं, श्वेत रक्त कोशिका होती है जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, और फिर प्लेटलेट्स भी होती है। इसके साथ साथ हमारे बॉडी में हार्मोन्स पानी की तरह पदार्थ होता है, जिसके कारण जब हम बड़े होते हैं तो हमारे शरीर का विकास होता है। जब हम बड़े होते हैं तो हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, हमारा जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो फिर चेंज होता है, वो हार्मोन्स के कारण होता है। जब हमारा एज होता है तो हमारे मुंह में जो झुर्रियां पड़ती हैं या फिर हमारे बॉडी में जो परिवर्तन आते हैं वो भी हार्मोन्स के कारण होते हैं। जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है वो भी हार्मोन्स के कारण ही होती है। जब एक पुरुष और एक महिला आपस में जब पास में आते हैं तो उनके अंदर कुछ फीलिंग्स आती है, वो भी हार्मोन्स के कारण होते हैं। तो हार्मोन्स का हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है और हार्मोन्स के कारण ही एक बच्चा जब बड़ा होता है तो वो पूरा, जैसे यंग पीपल होते हैं, यंग लोग होते हैं, तो उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो हार्मोन्स के कारण ही होता है। उसकी जो फीलिंग आती है उसमें, अगर कोई बड़ा हो जाता है तो उसकी फीलिंग अलग है, कोई बच्चा होता है उसकी फीलिंग अलग है। ये सभी चीजें हार्मोन्स के कारण ही होती है। तो हार्मोन्स आप समझ रहे हैं कि कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे बॉडी में। और अगर इसकी गड़बड़ी हो जाए तो क्या होगा? बॉडी में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। तो बॉडी में जब प्रॉब्लम्स आती है तो आखिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से पुरुषों के स्तन में उभार देखने को मिलता है? तो बहुत सारे कारण होते हैं। पहला कारण क्या है? पहला है हार्मोनल चेंजेस। मतलब समझिए कि हार्मोन, यानी कि हार्मोन्स जो भी बॉडी में पाए जाते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, लेकिन मेन हार्मोन कौन सा चेंज होता है जिसकी वजह से ऐसा होता है? तो महिलाओं और पुरुषों में, अब यहाँ पे बात हो रही है पुरुषों की, ठीक है, महिला की बात नहीं हो रही, पुरुष की बात हो रही है। तो पुरुष के बॉडी में क्या पाया जाता है? पुरुष के बॉडी में पाया जाता है यहाँ पे एंड्रोजेंस। देखिए क्या पाया जाता है? एंड्रोजेंस, ठीक है, एंड्रोजेंस और एस्ट्रोजन। अब देखिए, जो एंड्रोजेंस है वो पुरुषों के बॉडी में पाया जाता है और एस्ट्रोजन भी पाया जाता है। अब महिलाओं की बॉडी में भी ये दोनों चीजें पाई जाती है। देखिए, लेकिन महिलाओं में क्या होता है? महिला में, एक महिला की अगर बात करें तो उसके बॉडी में एस्ट्रोजन की अमाउंट, यानी कि एस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा होगी, तभी उसके बॉडी में महिलाओं वाले लक्षण आते हैं,
ठीक है। और अगर कोई पुरुष है, बिल्कुल ठीक ठाक है, एकदम जवान है, एकदम नौजवान है, तो उसके बॉडी में एंड्रोजेंस यानी कि दोनों हार्मोन पाए जाते हैं, लेकिन जो एंड्रोजेंस है उसकी मात्रा ज्यादा होगी, वो ज्यादा प्रभावशाली होगा, जिसके कारण उसमें पुरुष वाले लक्षण आते हैं। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी क्या होती है, हार्मोन चेंज हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई पुरुष है तो उसके बॉडी में एंड्रोजेंस का जो लेवल है, एंड्रोजेंस की जो मात्रा है वो कम हो जाती है और एस्ट्रोजन की मात्रा उससे ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण उसके स्तन के आसपास उभार देखने को मिलता है। और जब ऐसी समस्या होती है तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको गायनेकोमैस्टिया को हम बोल सकते हैं मेंस बूब्स भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे मेंस BOOBS बूब्स, तो हम इसको दूसरा नाम से जानते हैं, मेंस बूब्स भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि स्तन के पास उभार आने लगता है। ये बातें आपको याद रखनी है कि बॉडी में दोनों चीजें एंड्रोजेंस और एस्ट्रोजेंस दोनों चीजें पाई जाती है, ठीक है, एस्ट्रोजेंस दोनों चीजें पाई जाती है। इसके बाद क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसका मतलब क्या है, माता पिता से हो सकता है कि वो चीजें बच्चों में आए, तो अगर माता पिता को प्रॉब्लम है तो जेनेटिक गुण के कारण बच्चों में आ सकता है। इसके बाद क्या है, सिरोसिस ऑफ लीवर। कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि अगर आपके लीवर में प्रॉब्लम है, सिरोसिस ऑफ लीवर का मतलब क्या है, मतलब ये कि जैसे फेस पे पिंपल होता है वैसे ही लीवर पे पिंपल यानी कि दाना टाइप का स्टार्ट होने लगता है, वहां पे होना दाना टाइप का होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, लीवर खराब होने लगता है। लीवर की जो परत है वो पूरी खराब होने लगती है, वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं रहती है। इसके कारण भी पुरुष में परिवर्तन आते हैं और परिवर्तन उनके स्तन में आना शुरू हो जाता है, स्तन के आसपास उभार आने लगता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, माल न्यूट्रिशन, मतलब अगर पोषक तत्व की कमी हो, मान लीजिए कि अगर पोषक तत्व की कमी होगी तो हार्मोन्स भी सही से काम नहीं करेंगे और हो सकता है कि हार्मोन्स में गड़बड़ी हो जाए, और जब हार्मोन्स में गड़बड़ी होगी तो स्तन में उभार आना शुरू हो सकता है। क्रॉनिक किडनी फेलियर, अगर लंबे टाइम से किडनी में प्रॉब्लम है तब भी ये चीजें हो सकती है। डिसऑर्डर ऑफ द टेस्टिस, मान लीजिए कि अगर पुरुष है, ठीक है, टेस्टिस किसको हम बोलते हैं, देखिए पेनिस है, पेनिस के नीचे क्या होता है, थैली जैसे स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम, और स्क्रोटम में दो क्या पाया जाता है, हमारा टेस्टिस। अब टेस्टिस क्या है, स्क्रोटम क्या है, पेनिस क्या है, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप जा करके उस लेक्चर को बहुत अच्छे से देख सकते हैं और बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं। तो अगर टेस्टिस में प्रॉब्लम है, मानिए कि अगर वहां पे चोट लग जाए, ठीक है, अगर यहाँ पे चोट लग जाए या फिर अगर यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए, या फिर अगर कोई बच्चा पैदा होता है और उसके पास एक टेस्टिस है और एक टेस्टिस है ही नहीं, इसका मतलब है कि उसके बॉडी में विकार है, डिसऑर्डर है, तो उस सब प्रॉब्लम में क्या होगा, उस सब प्रॉब्लम में हो सकता है कि भविष्य में जाकर के उसके बॉडी में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाए, उसके स्तनों के आसपास उभार आना शुरू हो जाए। इसके बाद एजिंग, अगर किसी का एज ज्यादा होता है, किसी का पुरुष, अगर कोई पुरुष है और उसका एज अगर ज्यादा होने लगा है तो क्या होगा, एज के साथ साथ हार्मोन में डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, टेस्टिकुलर कैंसर, मानिए कि अगर यहाँ पे टेस्टिस है और इसमें अगर कैंसर हो जाए तो उस टाइम भी बॉडी में परिवर्तन आना शुरू हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कोई एक चीज भी गड़बड़ होगी तो पूरा बॉडी अफेक्ट होने लगता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, एंटी एंड्रोजन ट्रीटमेंट, इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर है, अब प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूं कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है। देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड, अगर किसी का पेनिस है, ठीक है, अगर किसी का किडनी है, पेनिस है, तो क्या होता है, पेनिस से क्या होता है, पेनिस से या तो सेक्स किया जाता है या फिर वो पेशाब करते हैं। इस पेनिस के थोड़ा सा ऊपर में अंदर में क्या होता है, अंदर में ब्लैडर, देखिए यहाँ पे क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। अब देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड कैसे था, ब्लैडर होती है, अब ब्लैडर के जस्ट नीचे पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, अगर उसमें कैंसर हो जाए, अगर उसमें कैंसर हो जाएगा तो बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, और उस टाइम में क्या होता है, उस टाइम में हम जो थेरेपी देते हैं, हम ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट का, वो होता है एंटी एंड्रोजन ट्रीटमेंट। मतलब अगर पुरुष में ये हार्मोन निकल रहा है तो ये हार्मोन को कम निकलना है उस ट्रीटमेंट के कारण, ठीक है, ताकि जो इनको कैंसर है, इनको प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर है, वो ठीक हो पाए। तो उस टाइम में क्या होता है कि अगर बॉडी में ऐसी दवा दी जा रही है जिसकी वजह से ये हार्मोन अगर कम निकल रहा है, इस हार्मोन को कम निकलने के लिए दवा दिया जा रहा है, तो उस टाइम में हो सकता है कि प्रॉब्लम्स आए, और प्रॉब्लम्स क्या होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी कि उसके स्तन
के आसपास उभार आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम कारण देखते हैं जो कि 10वां कारण है, और वो क्या है, वो है हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या क्या आते हैं, इन सभी को मैंने बहुत अच्छे से बताया है। तो आप जाकर के उस लेक्चर को देखें, जरूर देखें, क्योंकि सभी लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और साथ ही साथ आपको ये समझना चाहिए कि अगर आपका बॉडी है तो आपको इसको कैसे ट्रीट करना है। बॉडी में परिवर्तन आएंगे, समय के साथ आपको बीमारियां होंगी, लेकिन जानकारी होने से क्या होता है कि हम अपने आप की रक्षा कर पाते हैं, हम अपने आप की सुरक्षा कर सकते हैं। साथ ही जो हमारे घर में है, अगर हम देखते हैं और हमें अगर पता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं, तो हम जल्दी एक्शन ले पाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा निकलने लगे तो क्या होगा, तो भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। किसकी, पुरुषों में स्तन के आसपास उभार हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि ऐसे पुरुष जिनमें क्या है, इसको हम बोलते हैं एक्स, उसके बाद एक्स वाई। इसका मतलब क्या है, अगर कोई लड़का होता है तो उसके में क्या होता है, एक्स वाई होता है, लड़की हुई तो एक्स एक्स होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि एक एक्स एक्स्ट्रा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसका पूरा शरीर लड़कों जैसा होगा, लेकिन जो उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर होगी, उसकी बॉडी की जो बनावट होगी, जैसे उसका कंधा होगा वो थोड़ा सा सिकुड़ा होगा, लड़की की तरह थोड़ा छोटा होगा। उसकी जो प्यूबिक हेयर्स होंगे, यानी कि जो प्राइवेट पार्ट्स में जो हेयर्स आते हैं, जो वहाँ पे बाल आना जब शुरू होते हैं, तो पुरुषों में और महिलाओं में आने का जो सिम्टम्स है, यानी कि जब बाल आना शुरू होंगे तो वो अलग तरीके से आते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से नहीं आते हैं। तो उसकी तरह वहां पे उनका बाल आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद क्या हो सकता है, उनमें हम लक्षण भी देख सकते हैं जो कि स्त्रियों जैसी हो, अगर ये वाली प्रॉब्लम है तो, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्स वाई, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हम इसको बोलते हैं। इसके बाद क्या है, गिलबर्ट सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है, देखिए हमारे बॉडी में पाया जाता है लीवर, और लीवर से बहुत सारी चीजें निकलती हैं, लेकिन उसमें से एक चीज है बिलीरुबिन। अब वो जो बिलीरुबिन है उसकी स्पेलिंग क्या होगी, देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, स्पेस थोड़ा सा कम है तो आप समझने की कोशिश करें। देखिए BILIRUBIN, बिलीरुबिन लीवर से निकलता है। और इस केस में अगर आपको गिलबर्ट सिंड्रोम हो जाता है तो बिलीरुबिन लीवर बनाता ही नहीं है, और जब ये वाली चीजें लीवर नहीं बनाएगा तो बॉडी में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएंगे, और वो परिवर्तन क्या होंगे, स्तन के आसपास आपको उभार देखने को मिल सकता है। स्पेशली क्या होता है, अगर स्तन के आसपास उभार होता है तो क्या होता है कि जो स्तन की जो टिश्यू होती है, जो परत होती है, वो फिर बढ़ने लगती है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि टिश्यू नहीं बढ़ती, यानी कि स्तन, यानी कि जो निप्पल होता है, समझिए अगर ये निप्पल है, ठीक है, तो इसके आसपास की जो टिश्यू है, यानी कि जो परत है, और कौन सी परत होती है, कौन सी टिश्यू होती है, ग्लैंड्यूलर टिश्यू होती है। टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू को हम परत भी मान सकते हैं। तो जो ग्लैंडुलर टिश्यू होती है ये बढ़ना शुरू हो जाती है, तब हम बोलते हैं कि गायनेकोमैस्टिया हुआ है। क्या हुआ है, तब हम बोलते हैं कि गायनेकोमैस्टिया हुआ है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बॉडी में सभी लक्षण तो आते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये टिश्यू नहीं बढ़ता है, इसके आसपास के मौजूद जो फैट होती है वो बढ़ता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉल्स बूब्स, हम उसको बोलते हैं, या फिर हम उसको फॉल्स गायनेकोमैस्टिया बोलते हैं। फॉल्स मतलब ये एक तरह से उसके जैसा है, लेकिन एकदम प्योर गायनेकोमैस्टिया नहीं है, ठीक है। स्तन में उभार हो रहा है लेकिन रियल वाला नहीं है, ठीक। इसके बाद क्या होता है, कुछ मेडिकेशंस लेने की वजह से भी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है, पुरुषों को ये दिक्कतें होती है। अब वो मेडिसिन क्या क्या है, पहला क्या है, डाययूरेटिक स्पाइरोनोलैक्टोन। इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी को किडनी में प्रॉब्लम है, अगर किसी की किडनी काम नहीं करती है, या फिर बॉडी में कुछ और प्रॉब्लम है, बॉडी में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, तो उस टाइम में पानी को निकालने के लिए, यानी कि किडनी उसको छान करके पानी को ज्यादा बॉडी से बाहर निकाल दे, इसके लिए हम डाययूरेटिक्स को देते हैं। अब वो डाययूरेटिक्स क्या होती है, स्पाइरोनोलैक्टोन होती है, जिसके कारण क्या होता है, मतलब ये नाम है दवाई का, आपको याद रखना है। अब इससे क्या होगा, अगर हम किसी को ये देते हैं और प्रॉब्लम पुरुष में है, तो उस पुरुष में क्या हो सकती है दिक्कत, आगे जाकर के उस पुरुष को हो सकता है कि स्तन के आसपास उभार आ जाए, ठीक है। इसके बाद क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और ACE इनहिबिटर्स। अब ACE का मतलब क्या है, एंजियोटेंसिन, क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम, ठीक है।
अब ये क्या होता है, ये जो दोनों दवाइयाँ हैं ये क्या है, ये जब किसी का बीपी हाई होता है तब हम ये दवाइयाँ देते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है, साइड इफेक्ट हो सकता है कि स्तन के आसपास उभार होने लगे। एंटी अल्सर, अगर मुंह में छाला हो जाए या फिर कहीं भी स्टमक में छाला हो जाए, अल्सर हो जाए, अल्सर की प्रॉब्लम अगर बहुत ज़्यादा होने लगे और उसको ठीक करने के लिए जब हम दवा देते हैं तो उस दवा की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि उस पुरुष में स्तन के आसपास उभार होने लगे। एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर HIV से कोई पेशेंट पीड़ित है और वो पुरुष है तो उस पुरुष को हम पहले क्या करेंगे, हम उस HIV ग्रसित वो ना रहे, आगे जाकर के उसकी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो फिर कमजोर ना पड़े, इसके लिए हम दवाइयाँ देते हैं, हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो जब ऐसा होता है, जब एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी का मतलब क्या है, वायरल मतलब वायरस के अगेंस्ट थेरेपी दी जाती है, जिस वायरस से वो पुरुष ग्रसित है उसके अगेंस्ट थेरेपी दी जाती है। अगर हम वो थेरेपी देते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि उस पुरुष के स्तन के आसपास उभार हमें देखने को मिल जाए, और कभी कभार ऐसा होता है कि ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है, बहुत ज़्यादा उभार देखने को हमें मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, अगर कोई पुरुष बहुत ज़्यादा शराब पीता है, मतलब अगर अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेता है तो उस टाइम में भी ये प्रॉब्लम होती है। नशा करने के लिए अगर वो हीरोइन लेता है तो उस टाइम में भी ये प्रॉब्लम होती है। marijuana लेता है तो उस टाइम में भी ये प्रॉब्लम होती है। marijuana क्या है, marijuana का मतलब होता है कि ड्रग जैसा कोई आदमी ड्रग्स लेता है तो कैसे वो नशे में पूरा एकदम धुत रहता है, वैसे ही इसमें बहुत ज़्यादा नशा आता है और इसको लेने की वजह से स्तन के आसपास उभार आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, लेवेंडर ऑयल, एक तेल आता है जिसका नाम है लेवेंडर ऑयल, उसकी वजह से भी, और टी ट्री ऑयल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा देखा गया है कि अगर इसको यूज करते हैं तो साइड इफेक्ट्स ऐसा होता है कि उस पुरुष के स्तन के आसपास उभार आने लगता है। तो बहुत सारे कारण हैं जो मैंने आपको बताया है और इन सभी कारण को आपको याद रखना है। अगर किसी पुरुष को गायनेकोमैस्टिया की प्रॉब्लम हो गई है, मतलब उसके स्तन में उभार आने लगा है और स्तन दिन पर दिन बड़ा होने लगा है और उसके आसपास उसको दर्द भी रहता है, साथ ही साथ वो वहां पे जब टच करता है, जब वहां पे स्पर्श करता है तो बहुत ज्यादा उसको या तो बहुत कठोर फील होता है या फिर थोड़ा रबर टाइप का फील होता है। तो लक्षण क्या क्या आएंगे अगर किसी पुरुष को ऐसी प्रॉब्लम है तो, क्योंकि बहुत सारे पुरुषों में ऐसा देखा गया है कि थोड़ा बहुत अंतर होता है अगर उनके बॉडी में सेम प्रॉब्लम हो तो लक्षण मेनली क्या क्या आते हैं अगर गायनेकोमैस्टिया की प्रॉब्लम है तो। पहला क्या है, पहला है ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, मतलब जो उसका स्तन है उसका साइज बड़ा होने लगेगा। साथ ही क्या होगा, निप्पल रबड़ी ऑफ फॉर्म, इसका मतलब क्या होता है कि जो निप्पल होता है यहाँ पे अगर स्तन है, ठीक है, और ये इसके अगर निप्पल है तो ये बहुत ज्यादा कठोर महसूस होती है। इसके साथ ही साथ यहाँ के अंदर में थोड़ा थोड़ा आपको गुठली टाइप का महसूस होगा, जैसे कि कुछ यहाँ पे एक तरह से रोल कर रहा हो, घूम रहा हो, वैसा आपको महसूस होता है। रबर टाइप का आपको यहाँ के स्तन का जो टिश्यू होता है, जो परत होता है, छूने से वैसा फील होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, सीवियर पेन, पेन भी होता है, मतलब दर्द भी होगा उस पुरुष को अगर उसके में ये प्रॉब्लम है तो, लेकिन शुरुआत में दर्द हो सकता है कि कम हो और बाद में उसको दर्द ज्यादा होने लगे। ठीक है, सेंसिटिव एंड टेंडर, इसका मतलब क्या होता है कि छूने से उनको बहुत ज्यादा दर्द महसूस होगा। सेंसिटिव, हल्का सा चोट लगेगा बस उनको दर्द महसूस होने लगेगा, और टेंडर का मतलब होता है सॉफ्ट, यानी कि वहां पे बहुत ज्यादा सॉफ्ट यानी कि मुलायम टाइप का फील होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, निप्पल डिस्चार्ज, हो सकता है कि निप्पल में से वाइट सा कुछ निकलने भी लगे, डिस्चार्ज होने लगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, एनलार्जमेंट ऑफ अंडर आर्म लिम्फ नोड्स। अब देखिए हमारे दोनों अंडर आर्म के बीच में लिम्फ नोड्स होते हैं। कभी आपने फील किया हुआ कि अगर आपको सर्दी लग जाए तो यहाँ पे आपको दर्द होने लगता है, यहाँ पे आपको छूने से महसूस होता है कि कुछ यहाँ पे थोड़ा सा फूला हुआ है, स्वेलिंग है उसमें, यानी कि आप महसूस कर पा रहे हैं। साथ ही हमारे बॉडी में कहीं भी अगर इन्फेक्शन होता है या फिर कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो उसके आसपास की जो एरिया है उसमें लिम्फ नोड्स होती है, जैसे कि हमारे अंडर आर्म के बीच में है, हमारे दोनों यहाँ पे गले के पास है, ठीक है, नेक पे, इसके अलावा हमारे दोनों जांघों के पास होता है लिम्फ नोड, घुटनों के पीछे होता है। तो यहाँ पे क्या लिम्फ नोड्स है और ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। अगर बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन आता है तो सबसे पहले इनमें स्वेलिंग हो जाती है, इनमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी को हमें पता लग पाता है कि बॉडी में
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रेस्ट यानी कि स्तन के आसपास प्रॉब्लम है। इसका मतलब है स्तन के पास क्या है, हमारा अंडर आर्म है, और अंडर आर्म के साथ में क्या होगा, लिम्फ नोड्स होगा, और वहां के लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद क्या है, अगर ये सभी सब सिम्टम्स आते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनको जाना चाहिए डॉक्टर के पास। अगर वो जाते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं जाते हैं तो प्रॉब्लम्स और ज्यादा सीवियर होने लगेंगे टाइम के साथ। लेकिन मैं आपको बोलती हूँ कि आप में से अगर किसी को प्रॉब्लम है या फिर आप जिसको जानते हैं उसको प्रॉब्लम है, तो कोई भी लक्षण आपके बॉडी में आए, कोई भी बीमारी आपके बॉडी में निकले, इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको स्टार्टिंग के स्टेज में ही डॉक्टर के पास जाना है ताकि वो ठीक हो सके। अगर बहुत देर हो जाएगी तो आपकी बॉडी को तब तक वो चीजें बहुत ज्यादा नुकसान कर चुकी होंगी, ठीक है, नुकसान आपकी बॉडी को पहुंचा चुकी होंगी। तो अगर वो जाते हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर जो भी प्रोसेस करते हैं, जो भी आप देखते होंगे कि जो भी वो टेस्ट करते हैं, उन सभी को साथ में हम क्या बोलते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बोलते हैं। और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का स्पेलिंग भी आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, आप स्पेलिंग पे भी थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। इसके बाद क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर किसी पुरुष को स्तन में प्रॉब्लम है, उसके अगर स्तन में उभार आ रहा है, स्तन अगर बड़ा हो रहा है, अगर बूब्स की प्रॉब्लम है, जिसको हमने बोला फॉल्स बूब्स अगर आ रहे हैं, मतलब वहां पे फैट का डिपोजिशन हो रहा है, फैट वहां पे जब जमा होने लगता है तो उसको देखने से ही पता लग जाता है कि उसके स्तन के आसपास प्रॉब्लम है, ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। तो अगर जब भी कोई बीमारी हो और ऊपर से लक्षण जो आते हैं हमारे बॉडी में, तो वो देखने से ही मालूम हो जाता है। अगर ऊपर से हम देखेंगे तो हम उन सभी को क्या बोलते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन। मतलब आपको हर अंग को चेक करना होता है, आपका हर अंग चेक किया जाता है ऊपर से देखने में वो बिल्कुल नॉर्मल है या फिर नहीं है। इस टेक्निक को या फिर हम कह सकते हैं कि इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम फिजिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं। और इसमें बिल्कुल देखने से ही मालूम हो जाता है कि उनके स्तन के आसपास प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बड़ा है, उसमें एनलार्जमेंट हो गया है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ब्लड टेस्ट हम कर सकते हैं कि ब्लड में कोई इन्फेक्शन है या फिर नहीं है, या फिर ब्लड में जो हार्मोन्स की लेवल है वो कैसी है, वो बिल्कुल नॉर्मल है या फिर नहीं है, ठीक है। किडनी, लीवर, थायराइड टेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर किडनी में प्रॉब्लम होगी तब भी बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है, थायराइड ग्लैंड में अगर प्रॉब्लम होगी तब भी प्रॉब्लम होगी, साथ ही साथ लीवर में अगर प्रॉब्लम होगी, अगर सिरोसिस की प्रॉब्लम होगी जिसमें पिंपल्स टाइप का हो जाता है लीवर में, उसकी परत बिल्कुल खराब होने लगती है, तो क्या होता है, बिलिरुबिन बिल्कुल वो निकाल नहीं पाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, गायनिकोमैस्टिया हो जाता है, स्तन का ज्यादा बड़ा होना हो जाता है, स्तन में ज्यादा उभार आना शुरू हो जाता है। तो लीवर में प्रॉब्लम होगी, किडनी में प्रॉब्लम होगी, और क्या है, और इसके अलावा क्या, थायराइड टेस्ट हम करते हैं, जिसकी वजह से हम ये चेक कर पाते हैं हार्मोन्स की लेवल। एक हमने चेक कर लिया, दूसरा हम इन सभी को चेक करेंगे ताकि हम ये पता लगा सके कि बॉडी में अगर इनमें प्रॉब्लम है तो हो सकता है इसकी वजह से वो पुरुष में क्या हो रही है, स्तन में उभार आने की समस्या पैदा हो रही है, ठीक है। इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर स्तन में उभार आ जाता है तो हम क्या करते हैं, किस चीज से हम स्कैन करते हैं, इसको हम बोलते हैं मैमोग्राम। अब मैमोग्राम का मतलब क्या है, देखिए मैमोग्राम जैसे एक्सरे होता है वैसे ही होता है, लेकिन ये किसके लिए यूज होता है, अगर किसी को ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है, महिला हो या पुरुष हो, अगर उसके स्तन में प्रॉब्लम है तो स्तन में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से उसका हम डिटेल एग्जामिनेशन करना चाहते हैं, और डिटेल एग्जामिनेशन करके हम ये पता लगाते हैं कि स्तन में आखिर क्या प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है इसको चेक करने के लिए हम एक्सरे करते हैं, जिसमें जो रेडिएशन होती है, जो उसकी एक तरह से जो लाइट होती है उसकी जो एक्सरे से निकलती है, उस मशीन से जो निकलती है वो थोड़ी सी कम हार्मफुल होती है, ज्यादा वो नुकसान नहीं पहुंचाती है स्तन को, और उस वाले मशीन को हम क्या बोलते हैं, मैमोग्राम बोलते हैं, जिसकी वजह से स्तन का अच्छे से अध्ययन किया जाता है कि स्तन में क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये सभी चीजें हो गई और उनके स्तन में भी हमने देख लिया कि उभार आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हम कुछ ना कुछ करेंगे, मतलब उनकी ट्रीटमेंट हम करेंगे, मैनेजमेंट भी हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें हम 3 मैनेजमेंट को देखते हैं। पहला क्या है, पहला टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट, दूसरा सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स मॉड्यूलेटर्स, इसके बाद तीसरा है सर्जरी, ठीक है। तो पहला क्या है, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट। टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, पुरुष में एक हार्मोन निकलता है टेस्टिस से। अब टेस्टिस कहाँ पे होते हैं, देखिए पेनिस होता है, उसके नीचे ये पाउच जैसे स्ट्रक्चर होती है और उसके बीच में 2 होता है, ठीक है,
इस टाइप का स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं टेस्टिस। और टेस्टिस क्या है मैंने आपको बता दिया है। तो टेस्टिस से निकलता है एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और ये जो ये हार्मोन है ये एक मेल में निकलता है, एक पुरुष में निकलता है। तो इस हार्मोन की वजह से अगर कोई ज़्यादा एज का कोई पुरुष है, ठीक है, अगर कोई ज़्यादा एज का पुरुष है और उसके बॉडी में ये हार्मोन कम हो रही है तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि उसके स्तन में उभार आना शुरू हो जाए। तो क्या होता है, तो हम अगर वो हार्मोन कम है तो हम इस हार्मोन की पूर्ति करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या है, जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट। यानी कि कोई एज्ड पीपल है, ज़्यादा उम्र का व्यक्ति है और उसके बॉडी में ये हार्मोन कम हो गई है, तो कम होने की वजह से दिक्कतें आएंगी, उसके स्तन में उभार हो सकते हैं कि आ जाएंगे, तो हम रिप्लेसमेंट कर देते हैं इस हार्मोन की। दूसरा क्या है, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स मॉड्यूलेटर्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं SERMS, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर किसी पुरुष में ज्यादा एस्ट्रोजेंस अगर आने लगे, ज्यादा एस्ट्रोजेंस आएंगे तो क्या होगा, उसके बॉडी में महिलाओं वाले गुण डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। जब महिलाओं वाले गुण डेवलप होना शुरू हो जाएंगे तो उसके स्तन में भी उभार आने लगेगा। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम देते हैं टैमोक्सिफेन या फिर हम दे सकते हैं रेलोक्सिफेन, हम दे सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो उसके बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा है वो फिर कम हो जाएगा, और जब वो कम होगा तो उससे जो उसकी ब्रेस्ट की टिश्यू है, ब्रेस्ट यानी कि स्तन की जो परत है वो फिर कम हो जाएगी, वो फिर ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है। इन दोनों दवाइयों की वजह से ये होता है। साथ ही हम क्या दे सकते हैं, एरोमेटेज इनहिबिटर हम दे सकते हैं, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। तो हम ये वाली चीजें कर सकते हैं, ये हम मेडिसिन दे सकते हैं और इस मेडिसिन से फायदा भी होता है, ठीक है। तीसरा क्या है, सर्जरी हम कर सकते हैं। अगर कोई भी दवाई से कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी ठीक नहीं होता है, तो हम सर्जरी करेंगे। अब सर्जरी में दो चीजें की जाती है। पहला क्या है, लिपोसक्शन किया जाता है। अब लिपोसक्शन का मतलब क्या होता है, अगर उसके स्तन के आसपास फैट का जमाव ज्यादा है, मैंने क्या बोला कि जब गायनेकोमैस्टिया होता है तो उस टाइम में क्या होता है, उस टाइम में जो स्तन का जो टिश्यू होता है, जो परत होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू बोलते हैं, उसमें ज्यादा उभार आने लगता है, वो ज्यादा बढ़ने लगती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रू बूब्स बोलते हैं, या फिर हम इसको ट्रू गायनेकोमैस्टिया भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ अगर वहां पे फैट ज्यादा जमने लगे तो ये पूरा गायनेकोमैस्टिया नहीं है, ये एक तरह से ये है कि वहां पे फैट की डिपोजिशन यानी कि फैट ज्यादा जमना, तो इसको हम बोलते हैं फॉल्स गायनेकोमैस्टिया या फिर हम फॉल्स बूब्स भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो लिपोसक्शन में अगर फैट का जमाव ज्यादा है तो हम उस फैट को निकाल देंगे वहां से, उसको हम क्या बोलते हैं, लिपोसक्शन। या फिर अगर वहां पे टिश्यू की यानी कि जो परत है, ग्लैंडुलर टिश्यू है, उसकी अगर बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हो रही है तो हम डायरेक्टली इंसिजन करते हैं। इंसिजन का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट इंसिजन टेक्निक का उपयोग करते हैं। इसका मतलब होता है कि डायरेक्ट हम वहां पे उस टिश्यू को जो बढ़ा हुआ है, जो पुरुषों में नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा टिश्यू को, एक्स्ट्रा परत को हम काट करके हटा देते हैं। उसको हम बोलते हैं इंसिजन करना, मतलब कट करके रिमूव कर देना, हटा देना, ठीक है। लेकिन सर्जरी जब होती है तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, कुछ दिक्कतें वहां पे आ सकती है। और वो दिक्कतें क्या क्या होती है, कभी कभार ऐसा होता है कि अगर सर्जरी किसी की हुई है तो हो सकता है कि वहां पे इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है। ये हो सकता है कि वहां से खून बहुत ज्यादा निकल जाए। इसके अलावा हो सकता है कि एनेस्थीसिया में कॉम्प्लिकेशन आ जाए। अब एनेस्थीसिया क्या है, इसका मतलब होता है कि जो मेडिसिन यानी कि जो मेडिसिन देते हैं ताकि पेशेंट बेहोश हो जाए और हम उसका ऑपरेशन अच्छे से कर पाए, हम उसकी सर्जरी अच्छे से कर पाए, तो उस टाइम में उस एनेस्थीसिया के डोज में कॉम्प्लिकेशन आते हैं। किसी किसी को ऐसा होता है कि बहुत कम डोज में ही वो बहुत ज्यादा गहरी नींद में सो जाता है और किसी किसी को दवाइयां ये असर करती ही नहीं है, तो कॉम्प्लिकेशंस वहां भी आ सकता है। या फिर बीपी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसमें क्या होता है, जब सर्जरी होती है और जब गायनेकोमैस्टिया की प्रॉब्लम होती है तब। लेकिन कॉम्प्लिकेशन के बावजूद भी हमें सर्जरी करनी है और हमें इनका ध्यान रखना है कि ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस है, ये सारी जो दिक्कतें हैं वो ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।